नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आपकी नई जॉब लगी है और आप एनपीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं। जब आपका प्रान नंबर जनरेट होगा एनपीएस का फॉर्म भरने के बाद, जनरली अगर हम ये नहीं भरते हैं समय से तो लेट सैलरी बनती है। इसलिए इसमें कोई गलती ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपका टाइम डिले ना हो, इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से इसमें कोई कमी ना छोड़ें। चलिए, तो जैसे कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लिखिए। अभी मैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए एमटीएस को बताने जा रहा हूँ, तो जनरली वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आते हैं। उस और कुछ आपको नहीं भरना है, ठीक है। केवाईसी नंबर वगैरह कुछ आपको यहाँ पे नहीं भरना है। आप आइए सबसे पहले नंबर 1 पे पर्सनल डिटेल, ये आप भर देंगे श्री, श्रीमती या कुमारी जो भी आप लिखते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। सब्सक्राइबर्स मेरे नेम क्या होता है, जैसे कोई महिलाएं होती हैं तो शादी के पहले उनका सरनेम कुछ और रहता है, तो शादी के बाद कुछ और होता है। तो शादी के पहले का जो नेम होता है तो वो मेडन नेम कहलाता है। फिर फादर्स नेम आएगा आपका, मदर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया। जनरली कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे एमटीएसओं की कंट्री यहीं होगी, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर आप भर दीजिए। मैरिटल स्टेटस आप भर दीजिए, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस का नाम जरूर भरें, मैंडेटरी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। जनरली आधार कार्ड वैलिड है, आप आधार कार्ड पे टिक कीजिए। और आपके पास अगर लगता है कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपको नहीं देना है तो आप कुछ और दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। इसमें आधार कार्ड का नंबर में नहीं डालना है, आपको सिर्फ टिक करना है। नंबर 3, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसमें आप सॉरी, प्रूफ ऑफ एड्रेस नंबर 3 में, इसमें आप आधार कार्ड लगा दीजिए, ठीक है। आधार कार्ड में आपका एड्रेस होता है, आप आधार कार्ड लगा दीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप सेम ही डाल दीजिए, क्योंकि क्या होता है जनरली हमारी किसी एक जगह पोस्टिंग होती है, वहाँ का हमारे पास तुरंत जब हम ज्वाइन करने जाते हैं तो प्रूफ ऑफ करस्पॉन्डेंस एड्रेस तो होता नहीं है, तो इसलिए आप अपना परमानेंट एड्रेस ही डाल दें। दूसरा रीज़न ये भी होता है, कई बार आपकी पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई और अगर आपके पास लेटर आया है एनपीएस से या कुछ भी कम्युनिकेशन हुआ उस एड्रेस पे, तो फिर उस समय आप अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए आप परमानेंट एड्रेस ही डालें, जनरली मैं कहूँगा। इसमें टिक कर दें, 2 बार आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, परमानेंट एड्रेस डालें और इसमें टिक कर दें तो वो सेम हो जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जनरली होता है सभी के पास, ईमेल आईडी होता है, ये डाल दें आप दोनों चीज़ें। टेलीफोन नंबर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अदर डिटेल्स, ऑक्यूपेशन डिटेल, गवर्नमेंट सेक्टर आप डालें। इनकम रेंज, आप इनकम रेंज डाल सकते हैं आपके पे लेवल के अकॉर्डिंग। जो एम टी एस हैं वो 1 लाख टू 5 लाख में टिक करें यहाँ पे दूसरे नंबर पे। फिर आप अपने किसी भी जो भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट है जिसमें आप सैलरी लेना चाहते हैं, उसकी बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस, एम आई सी आर कोड, आईएफएससी कोड, पिन कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें डिटेल फिल करने के बाद आप उसको, करंट अकाउंट तो आपका होगा नहीं, सेविंग अकाउंट होगा जनरली। करंट अकाउंट तो बिजनेस के लिए लोग रखते हैं, तो आप सेविंग अकाउंट डालें। फिर आते हैं 8 नंबर पे, सब्सक्राइबर्स नॉमिनेशन डिटेल, इसको ज़रूर ध्यान से फिल कर दें आप। जैसे आप फादर का नाम डालते हैं, मदर का नाम डालते हैं, ये तो आप फिल कर लेंगे। रिलेशन डालते समय लोग गलती क्या करते हैं, जैसे फादर का नाम डाला है तो वो वहाँ पे रिलेशन विद द नॉमिनी यहाँ डाल देते हैं सन, तो ऐसा नहीं है। आपके कौन हैं वो, ये आपको फिल करना है। तो आपके तो फादर हुए तो आप फादर लिखिए यहाँ पे। अगर आपका नॉमिनी आपका बेटा है और वो माइनर है तो आप यहाँ पे अपने वाइफ को या फिर आप अपने किसी पेरेंट्स को, किसी को भी आप यहाँ पे नॉमिनी बना सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको नॉमिनी की डालनी है। एनपीएस ऑप्शन डिटेल,
इसमें Tier 2 अकाउंट के लिए नो कर दीजिए। हिंदी में आप नहीं, इंग्लिश का ही सही रहता है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह के चांसेस नहीं होते, जनरली इंग्लिश चलती है, तो आप नो कर दें यहाँ पे भी। 10 नंबर पे आप आएँ तो 10 नंबर में देखिए, ये आपकी चॉइस होती है कि आप कौन कौन से फंड में कितना कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली आप 3 कीजिए, मैं आपको 3 प्रेफर करूँगा। पहला LIC पेंशन फंड, दूसरा SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। इसका रिटर्न अच्छा है, इसलिए आप इनको टिक कर दें। अगर आपकी कोई और चॉइस है तो आप कोई भी सिलेक्ट इसमें से कर लें, वो इक्वली डिवाइड होके उसमें चला जाएगा। ऑटो चॉइस इसमें फिल करें, क्योंकि एक्टिव चॉइस आप बार बार चेंज नहीं करेंगे, आप ऑटो चॉइस ही रखें, उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एक्टिव चॉइस अगर आप लेते हैं तो किस में कितना परसेंट आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है वो आप यहाँ पे करेंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिए, आप जनरली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, नए हैं तो। ठीक है, ये छोड़ दीजिए आप, इसमें कुछ नहीं फिल करना आपको। हाँ, डिक्लेरेशन ऑन फैक्टा फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट के तहत आपको यहाँ पे नो करना है। जनरली जो MTS की जॉब कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता वो कहीं फॉरेन से इनकम लेता होगा, इसलिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा नो कर दें। आपका अगर फॉरेन से इनकम है तो फिर आप एस कीजिए और डिटेल दीजिए। फिर यहाँ पे आपको डेट डालनी है, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की। आपको प्लेस, जहाँ पे जनरली प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वहीं डाल दीजिए। नेम ऑफ सब्सक्राइबर आपका ही नाम आएगा, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए, ये चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। 12 नंबर डिक्लेरेशन में आप अपनी यहाँ पे डेट डालिए जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, प्लेस डालिए और यहाँ पे भी सिग्नेचर कर दीजिए। डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर, ये आपको 13 नंबर फिल नहीं करना है, 13 नंबर आपको छोड़ देना है। ठीक है, 14 नंबर ये भी आपको छोड़ देना है। ये आते हैं अब हम 15 नंबर पे। सॉरी सॉरी, आपको 13 नंबर फिल करना है। 13 नंबर पे आप आइए, 13 नंबर आपको फिल करना है। 13 नंबर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन आपको आपके डिपार्टमेंट ने स्ट्रेंथ में लिया है। ठीक है, जैसे कि जो नए MTS हैं उनका जो सर्किल ऑफिस गए थे, तो सर्किल ऑफिस से उन्होंने जिस दिन ज्वाइनिंग ली है, ज्वाइनिंग ऑर्डर निकला है, वो डेट यहाँ पे डालनी है। उससे कोई मतलब नहीं है आपने 2 दिन बाद साइट पे पहुँच के ज्वाइन किया या 3 दिन बाद किया। ठीक है, तो वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको बननी है। डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होती है, जिस दिन आप 60 साल के हो रहे होंगे उस मंथ का लास्ट डे जो होता है वो आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट होता है। मान लीजिए मैं 6 अप्रैल 1993 में पैदा हुआ, तो 60 साल का मैं हो जाऊंगा 1953 में। तो 31 अप्रैल 1953, क्योंकि मंथ आपका अप्रैल है तो अप्रैल मंथ का लास्ट दिन 30 या 31 जो भी होता हो, 30 होता है, तो आप 30 अप्रैल 2053 डालिए। जैसे आपकी डेट कुछ भी हो सकती है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए 60 साल के आप कब हो रहे हैं। और यहाँ पे आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ऑफिस आप डालिए, ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट सर्किल ऑफिस डाल दीजिए। ठीक है, डिपार्टमेंट आप डाल दीजिए अपना डिपार्टमेंट, जैसे इस कंडीशन में MTS जो ASI में ज्वाइन किए हैं उनकी कंडीशन में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे डालिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो यहाँ मिनिस्ट्री में सिर्फ कल्चर डाल दीजिए। DDO रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब छोड़ दीजिए। बेसिक पे आप अपना डाल दीजिए, बेसिक पे कितना है। पे स्केल आपका आएगा जो आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होगा, पे स्केल। ठीक है, 1800 से 5600 या जो भी लिखा होगा उसमें आपका लिखा होगा पे बैंड।
ठीक है, तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। बेसिक पे आप डाल दीजिए, बेसिक पे आपका 18,000 होगा एमटीएस पे अगर आप ज्वाइन किए हैं तो। यहाँ आपको सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करने हैं। 14 नंबर भी आपको छोड़ देना है, 14 नंबर में भी कुछ नहीं करना है। 15 नंबर भी नहीं फिल करना, 16 नंबर। ये आपका फॉर्म फिल हो गया है। अब ये आपको बता दूं कि सारा का सारा जो है ब्लैक पेन से ही फिल करना है, ब्लू पेन का कहीं भी यूज़ नहीं करना है। और ये 2 कॉपियों में आपका फॉर्म जमा होगा, तो 2 कॉपी इसकी फिल कीजिए। इसके साथ साथ आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ज़रूर लगाइए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आप सबसे पहले फ़ोटो ज़रूर लगा लें, फ़ोटो लगा लें यहाँ पे आप अपने दोनों कॉपियों में। ठीक है, थैंक यू। आप इसको फिल करके जल्दी से जल्दी जमा कर दीजिए, आपकी सैलरी जल्दी से जल्दी बन जाएगी।